उसने दरवाजा थोड़ा खोला। गलियारे में सिर्फ धुंध थी, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे की ओर जा रहे थे। वह घबरा कर पीछे हटा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ वो फूल उड़कर अंदर आए, वही फूल जो मंदिर वाली औरत ने दिए थे। उनके साथ हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरा उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर धुंध में कोई आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। वह धीरे से बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब मेरी कहानी पूरी करनी होगी। सुबह की पहली किरण देवगढ़ की पहाड़ियों पर फैली, लेकिन आरव के कमरे में अब भी अंधेरा था। बत्ती रात से ही बंद थी, कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था और कमरे में फूलों की खुशबू अब सड़ांध में बदल चुकी थी। आरव पूरी रात जागता रहा था। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब मेरी कहानी पूरी करनी होगी। वह चौंक कर उठा, खिड़की बंद कर दी। घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। बाहर होटल के मैनेजर की आवाज आई, साहब चाय। आरव ने दरवाजा खोला। मैनेजर ने चाय रखते हुए कहा, रात को कोई आपके कमरे के बाहर था क्या? हमने सीसीटीवी देखा, गलियारे में किसी का साया था, पर इंसान नहीं दिखा। आरव ने बस सिर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। उसने डायरी दोबारा खोली। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मां ने मुझे हवेली के तिलघर में जाने से मना किया, पर मैंने रात को आवाजें सुनी, किसी के रोने की। मैं नीचे गई तो वहां आईना टूटा हुआ था। उसके टुकड़ों में मैंने अपनी परछाई देखी और वो मुझसे कुछ कह रही थी कि मैं असली नहीं हूं। आरव ने नोट किया, तिलघर, बेसमेंट, जांच करनी है। वह तय कर चुका था, आज वह हवेली फिर जाएगा, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। कस्बे के थाने में जाकर उसने इंस्पेक्टर देशमुख से मुलाकात की। देशमुख एक भारी आवाज वाला, कड़क चेहरा इंसान था। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पत्रकार हो तो खबर लिखने आए हो या मरने? आरव मुस्कुराया, सच की तलाश में आया हूं। देशमुख ने ठंडी सांस ली। सच कभी कभी जिंदा नहीं रहने देता। 3 केस बंद हो चुके हैं, कोई सबूत नहीं, कोई शव नहीं, लोग बस गायब हो गए। आरव ने पूछा, क्या हवेली के पास जांच हुई थी? देशमुख ने धीरे से कहा, हां, पर हमारी टीम का एक कांस्टेबल वहीं बेहोश मिला था। वो आज तक मानसिक अस्पताल में है। बस इतना कहता है, आईने में वो आती है। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। थाने से निकलते समय बाहर उसे वही लड़की दिखाई दी रिया। वह सड़क के उस पार खड़ी थी, हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था। आरव तेजी से उसके पास पहुंचा। रिया, वह शांत स्वर में बोली, तुम क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? क्योंकि तुम्हारी डायरी मैंने पढ़ी। तुम वही रिया मेहरा हो ना, जो 1984 में मर गई थी? उसने बीच में कहा, आंखों में एक अजीब चमक के साथ। आरव के होंठ सूख गए। तुम जिंदा हो ना? रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद। कुछ मौतें जिंदा रह जाती हैं। और इससे पहले कि वह कुछ कहता, वह मुड़कर भीड़ में गायब हो गई। उस शाम आरव ने अपने रिकॉर्डर में सारी बातें दर्ज की। वह रिया कौन है? अगर वह मर चुकी थी तो अब कौन दिख रहा है? डायरी में जो लिखा है, क्या वो तंत्र से जुड़ा हुआ कुछ है? रात को वह फिर हवेली की ओर निकला। इस बार उसके पास टॉर्च, रिकॉर्डर और कैमरा सब था। रास्ते में उसे वही मंदिर वाली औरत मिली। उसने कहा, तुम फिर जा रहे हो? अब लौट नहीं पाओगे। आरव ने कहा, मुझे सच्चाई जाननी है। औरत ने बस इतना कहा, सच्चाई और श्राप में फर्क होता है बेटा। हवेली के अंदर अब सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना था। दीवारों पर नमी के निशान अब किसी अज्ञात आकृति का आकार ले चुके थे। हर कोने से जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट उठ रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। वह नीचे की सीढ़ियों से उतरकर तिलघर तक पहुंचा। वहां दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। उसने चाकू से जंजीर काटी। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई गंध आई, जैसे किसी ने वर्षों से कुछ बंद रखा हो। अंदर उसने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, लाल रंग से। बीच में एक टूटा आईना पड़ा था और उसके चारों ओर सूखी राख। आरव ने रिकॉर्डर चालू किया। तिलघर में कुछ अजीब मंत्र हैं,
लगता है कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ आरव की सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर उसी आवाज में फुसफुसाहट आई, आईने में देखो। आरव वह डरते हुए झुका। आईने के टूटे टुकड़ों में उसने देखा उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलटा और वहां रिया थी। रिया, वह बोली। अब समझे क्यों गायब हुए सब लोग। इस हवेली में जो आत्मा है वो किसी को जाने नहीं देती। कौन आत्मा? रिया की आवाज टूटी। मेरी मां, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को बलिदान किया, लेकिन हवेली का श्राप खत्म नहीं हुआ। उस आग की रात उसने मुझे आईने में बंद कर दिया ताकि वो चीज मुझ तक न पहुंच सके। अब वो तुम्हारे पीछे है, आरव। अचानक तिलघर की दीवार हिलने लगी। आईने के टुकड़ों में एक चेहरा उभरा, जली हुई त्वचा, काली आंखें और मुड़ी हुई मुस्कान। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। रिया चीख उठी। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ हवा थी। टॉर्च दोबारा जलाते ही वह अकेला था। तिलघर की दीवार पर अब सिर्फ एक नया वाक्य लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, आरव। वह भागते हुए बाहर आया, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। हवेली के बाहर इंस्पेक्टर देशमुख की गाड़ी खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रहे थे? आरव ने कहा। रिया, वो हवेली में थी, देशमुख ने गंभीर नजर से कहा। रिया मेहरा की लाश 30 साल पहले यहीं से मिली थी बेटे। नहीं, मैं अभी उससे मिला हूं, देशमुख ने सिर हिलाया। कभी कभी हवेली में वही दिखता है जो वो चाहती है। अगले दिन आरव ने कस्बे के डॉक्टर नरेश वर्मा से मुलाकात की। डॉक्टर, आपने कहा था कि हवेली में जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ। आप जानते हैं असल में हुआ क्या था? डॉ वर्मा ने खिड़की के बाहर देखा। मैं उस रात वहीं था। मेहरा परिवार मेरे दोस्त थे। उनके पिता पंडित सुरेश मेहरा ने हवेली के नीचे एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था, मृत संजीवनी प्रयोग। वो आत्माओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ गलत हो गया। एक आत्मा मुक्त हो गई, उसी ने सबको जला डाला। सिर्फ रिया बची, लेकिन वो पूरी नहीं रही। आरव चुप था। डॉ वर्मा ने कहा, तुम्हारे पीछे जो है वो वही आत्मा है। वो अब हवेली तक सीमित नहीं रही। उसने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने उसकी डायरी खोली। मुझे क्या करना होगा? डॉ वर्मा ने कहा, रीति अधूरी रह गई थी। अगर तुम उसे पूरा कर दो, शायद वो आत्मा शांति पाले, पर अगर गलती हुई तो तुम उसका अगला घर बन जाओगे। उस रात आरव ने तय किया वह हवेली वापस जाएगा और अनुष्ठान पूरा करेगा। वह मंदिर वाली औरत के पास गया। मां, आप जानती हैं ना ये सब क्या है? वह बोली। हां, वो मेरी बहन थी, रिया की मां। आरव स्तब्ध रह गया। तुम्हें हवेली की आत्मा से सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, जब आईना दिखे कभी खुद को मत देखना, वरना वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। रात गहराई। हवेली अब पहले से ज्यादा जीवित लग रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। आरव ने तंत्र मंत्र की चाक से गोला बनाया, मंत्र पढ़े और डायरी को बीच में रखा। वातावरण भारी हो गया। अचानक सारे झूमर हिलने लगे, दरवाजे खुद खुलने लगे और हवा में राख घूमने लगी। आईना चमका, उसमें रिया का चेहरा उभरा। आरव, रुक जाओ, वो आ रही है। आरव ने मंत्र दोहराया, नीलकंठाय नमः, पिशाच विनाशाय नमः। लेकिन तभी आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। हवेली की दीवारें चटकने लगी। आईने से वही जली हुई औरत बाहर निकली, रिया की मां की विकृत आत्मा। उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। वह चीखी, क्यों लौट आया? ये हवेली मेरी है। आरव ने कांपते हुए मंत्र की आखिरी पंक्ति पढ़ी और आईने की ओर जलता दीपक फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ हवेली की खिड़कियां टूट गईं। आग की लपटें उठीं और सब कुछ धुंध में समा गया। जब आरव को होश आया, वह अस्पताल में था। बगल में इंस्पेक्टर देशमुख खड़े थे। तुम जिंदा कैसे बचे? पता नहीं, उन्होंने कहा। हवेली राख हो चुकी है। आरव ने कमजोर स्वर में पूछा, रिया? देशमुख ने कहा, कौन रिया? आरव ने इधर उधर देखा। मेज पर वही डायरी रखी थी, जली हुई किनारों से। उसने खोलकर देखा, अंतिम पन्ने पर नया लेख था, ताजी स्याही में, धन्यवाद आरव। कहानी अधूरी नहीं रही।
अब हवेली तुम्हारे अंदर है। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। बाहर बरसात हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव खाट पर लेटा था, चेहरा पीला, आंखें खोखली। डॉक्टर ने कहा था कि उसका शरीर तो ठीक है, लेकिन दिमाग किसी अजीब सदमे में है। वह चुपचाप छत को देखता रहा। हर कुछ मिनटों में उसे लगता दीवारों से कोई फुसफुसा रहा है। अब हवेली तुम्हारे अंदर है। रात को जब सब सो गए, वह धीरे से उठा। कमरे के शीशे में देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराया नहीं था। डर के मारे उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया, पर उसी पल हवा चली और कपड़ा खुद हट गया। प्रतिबिंब ने कहा, भाग नहीं सकते अब आरव, तुम चुने गए हो। वह घबरा कर पीछे हट गया। नर्स दौड़ी आई, पर जब उसने आईने में देखा, वहां कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक इल्यूजन है, आराम करो। पर आरव जानता था यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ उसके साथ लौट आया था। अगले दिन डिस्चार्ज होते ही वह होटल लौटा। होटल के मैनेजर ने कहा, साहब, आप तो मरे हुए समझे गए थे। हवेली में धमाका हुआ था। पुलिस वाले बोले कोई नहीं बचा। आरव ने बस इतना कहा, हवेली खत्म नहीं हुई। मैनेजर ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया। रात को उसने फिर डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर वही लाइन थी, लेकिन अब उसके नीचे कुछ नया लिखा हुआ था। अगला चांद पूरा होगा, तब सब शुरू होगा। लौटो वहां जहां सब खत्म हुआ था। आरव ने घड़ी देखी। उस रात पूर्णिमा थी। वह गाड़ी लेकर फिर देवगढ़ के बाहर जंगल की ओर निकला। जहां कभी हवेली थी, वहां अब राख का ढेर था। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाकर देखा, तो राख धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज आई, कहानी अधूरी नहीं रहती। आरव, धरती कांपने लगी, राख हटने लगी और हवेली के टूटी दीवारों की आकृति फिर से उभरने लगी। वह हवेली वापस जिंदा हो रही थी। आरव अब डर नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, अगर ये सब मेरे अंदर है, तो अंत भी मैं ही करूंगा। वह अंदर दाखिल हुआ। हवा में राख और धुएं की गंध थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा पहली बार था। टूटी खिड़कियां, जाले और वो पुराना झूमर जो अब भी टिमटिमा रहा था। सीढ़ियों पर जाते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी रिया की। वह धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। कमरे के बीचों बीच वही टूटा आईना रखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर फिर जोड़ दिया हो। आईने के भीतर रिया खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों लौट आए? आरव बोला, कहानी खत्म करने। रिया ने कहा, कहानी कभी खत्म नहीं होती आरव, ये हवेली उन सब की है जिन्होंने इसमें सच्चाई खोजी। अब तुम्हारी बारी है इसे संभालने की। क्या मतलब? रिया की आवाज ठंडी हो गई। मैं कभी शापित नहीं थी आरव। श्राप तो वही था जो सच्चाई जानना चाहता था। तुम भी वैसा ही कर रहे हो। आरव के पैरों के नीचे फर्श दरकने लगा। हवेली का हर कोना कांप रहा था। आईने के टुकड़े हवा में तैरने लगे और उनमें कई चेहरे उभरने लगे। वे 3 लोग जो गायब हुए थे। इंस्पेक्टर देशमुख का चेहरा, यहां तक कि डॉ वर्मा भी। रिया बोली, हर आत्मा जिसने सच्चाई छूने की कोशिश की, इस हवेली का हिस्सा बन गई। तुम अब अंतिम हो, लेकिन मैं सच के लिए लड़ा था। सच इस हवेली का ईंधन है। रिया हंसी। हर वह इंसान जो झूठ को उजागर करना चाहता है, इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। यही हवेली का नियम है। आरव को अब सब समझ आने लगा। हवेली कोई भूतिया जगह नहीं थी। वह एक जीवित स्मृति थी, जो इंसानों की सच्चाई की प्यास से खुद को पोषित करती थी। उसने डायरी उठाई और जोर से कहा, अगर मैं कहानी का हिस्सा बनना ही है, तो मैं इसका अंत खुद लिखूंगा। उसने पास रखी मोमबत्ती से आईने को जलाने की कोशिश की, लेकिन आईना नहीं जला, बल्कि उसके भीतर से रिया का चेहरा विकृत होकर उभरा। अब वो वही जली हुई आत्मा बन चुकी थी जो पहले उसकी मां थी। तुम सोचते हो अंत तुम्हारे हाथ में है? आईने से कई हाथ निकल आए, काले धुएं से बने, और आरव को पकड़ लिया। कमरे में सिर्फ उसकी चीख गूंजती रही। फिर अचानक सब शांत। सुबह देवगढ़ के लोग पहाड़ी की तरफ धुआं उठता देख रहे थे। पुलिस पहुंची,
लेकिन वहां हवेली की जगह बस राख थी, और राख के बीच एक नई डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, आरव मेहरा 2025। नीचे वही हस्ताक्षर थे जो रिया की डायरी में थे। डॉ वर्मा और इंस्पेक्टर देशमुख ने उस डायरी को देखा। देशमुख बोला, ये वही डायरी है। डॉ वर्मा ने सिर हिलाया, नहीं, अब ये किसी और की है। उन्होंने डायरी खोली, अंदर लिखा था, हवेली राख नहीं होती, हवेली याद रखती है। जो एक बार इसकी कहानी लिख दे वो खुद कहानी बन जाता है। हवा का एक झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर रिया और आरव की फोटो थी, दोनों मुस्कुराते हुए, लेकिन पीछे वही हवेली खड़ी थी, जस की तस। कुछ महीनों बाद दिल्ली में एक नई किताब छपी, शापित हवेली। आरव मेहरा की आखिरी जांच। कवर पर लेखक का नाम लिखा था, रिया मेहरा। पुस्तक लॉन्च के दिन पत्रकारों ने पूछा, रिया जी, क्या ये सच्ची कहानी पर आधारित है? रिया मुस्कुराई, वही मुस्कान जो आरव ने झील के किनारे देखी थी। उसने कहा, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदल जाते हैं। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में धुंध की परछाई झिलमिला रही थी। उस रात दिल्ली के एक छोटे होटल में सफाई कर्मी कमरे की बत्तियां बंद कर रहा था। कमरे की दीवार पर एक फोटो टंगी थी, आरव मेहरा की। वह झुककर लाइट स्विच बंद करता है। तभी आईने में कुछ हिलता है। वह पलटकर देखता है, कमरे में कोई नहीं, पर आईने में आरव खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजती है, कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब तुम्हारी बारी है।